चलो, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों का अलजेब्रा का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था, बोर्ड का पेपर, कि कैसे सॉल्व करते हैं एंड देन उसमें क्या मिस्टेक्स अगर होता है तो कैसे पहचानना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे पेपर सॉल्व करना है, फटाफट हम लोगों ने सॉल्व किया था, बराबर। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का पेपर जो है मैंने बोर्ड का लिया हुआ है और वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं और देखते हैं कि इसमें साइंस के पेपर में लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को वो बोर्ड का जो फर्स्ट पेज रहता है, वो मैंने अलजेब्रा में भी बताया था कैसे फिलअप करना है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी देखोगे, मैं फटाफट बोलूँ तो यहाँ पे आप लोग का जो भी अपना हॉल टिकट नंबर जो भी रहता है, यहाँ पे इन फिगर में वर्ड्स में सिग्नेचर, इन्वेलिगेटर का सिग्नेचर, सेंटर नंबर, ये सब लिख के होलोग्राफ चिपका के आप लोग का यहाँ पे एक बारकोड आएगा, वो चिपका के फिर क्वेश्चन पेपर का कोड रहता नहीं, अगर रहेगा तो जो वो लिख के सब्जेक्ट, पेपर, डेट, लैंग्वेज ऑफ आंसर, ये सारी चीज़ें वही वही रिपीटेड आती है, हर एक पेपर में सेम चीज़ रहता है। वो लिख के आप लोग फटाफट जो मेन आप लोग का काम है क्वेश्चन का आंसर देना, वो चालू कर दीजिएगा। और इसमें अगर कुछ डाउट आता है, अगर कुछ भी दिक्कत आता है, तो प्लीज़ आप अपना जो भी सुपरविजन रहेगा वहाँ पे, इन्वेलिगेटर रहेगा, उससे आप लोग जो है सजेस्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, फिर कीजिएगा। आप लोग को कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाना कि अरे हाँ यही रहेगा करके, ये नहीं जाना। आप पूछ लोगे, आपको बता देंगे वो, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अच्छा, जो कॉमन सी बात है वो हर एक पेपर में सेम रहेगी कि न्यू क्वेश्चन जो है आपके नए पेज से ही चालू होंगे, है ना। और बाकी जो है आप लोग को एक ही साथ लिखना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा रहेगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिख रहा है आप लोग को। तो इधर मैं डालूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। तो 1 का ए में सबसे पहला दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन में, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस अ करंट। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसका काम होता है आपका करंट को प्रोड्यूस करना। ये आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा रहेगा कौन सा डिवाइस होता है। अब यहाँ पे देख लो, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, अमीटर करंट मेजर करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है। जनरेटर एक डिवाइस है विच इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने पढ़ा रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, डी है। तो टिक मार्क नहीं करना है आपको, पहला लिखा यहाँ पे पहला आ गया, पहले का क्या है, डी है। इफ डी तक लिखना है बस, अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन लिखना तो लिख सकता है अ जनरेटर, अ जनरेटर। क्लियर है, लिख दिया साफ सुथरे से। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाला दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन को देखना है, क्या दिया हुआ है कि अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इन अ स्ट्रेट लाइन, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब क्या है कि एक रे ऑफ लाइट जो है डेंसर से रेयर जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये आप लोग का ट्रांसपेरेंट सरफेस है और ये डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम है, बराबर। और डेंसर से रेयर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन से जा रहा है, तो ये आपका एंगल ऑफ, मतलब ये इंसिडेंट रे हो गया। और जब भी स्ट्रेट लाइन, मतलब नॉर्मल लाइन से अगर जाएगा ना, तो आपका रिफ्लेक्शन भी जो होगा, जो आपका रिफ्रैक्शन भी जो होगा ना, वो भी स्ट्रेट लाइन से ही जाएगा। मतलब वो अपना डायरेक्शन जो है चेंज नहीं करता, ये नियम है। तो आपने पढ़ा भी रहेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आप लोग को लेक्चर में बताया गया है कि इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट और नॉर्मल लाइन एक ही लाइन पे आ रही है, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, इसीलिए कौन सा एंगल रहेगा आपका, 0 डिग्री। क्या रहेगा, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो 0 डिग्री बन रहा है। तो सेकंड के लिए मैं ऑप्शन कौन सा चूज करूंगा, ए चूज करूंगा। तो वो क्या है मेरा, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप दिया हुआ है, आपको पावर पूछा है। तो ये आपके लेंसेज चैप्टर में पावर आपने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा। सॉल्व जो भी कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर में जिस सुपरविजन जो है मना करते हैं सॉल्व करने के लिए, आप पेंसिल से कर सकते हो, बाद में आप रफ कर देना, इतना कोई दिक्कत नहीं होता है, इतना कोई तामझाम समझने की जरूरत नहीं है। तो आप पीछे देखिए, पीछे लास्ट पेज पे आंसर शीट के भी रफ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल, ये मीटर में होना चाहिए। तो फोकल हमें कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाता है, 0.2 मीटर हो जाता है, बराबर। तो पावर देखिए आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। नीचे कितना डिजिट के पहले पॉइंट है, एक, तो एक डिजिट से मतलब उसको हटाना है, तो क्या करोगे आप लोग, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो पावर इज इक्वल टू कितना आ गया, +5। तो +5 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए है सर। तो ऑप्शन ए करेक्ट किया आपने, +5.0 डी। ये डी आपका यूनिट है, डायोप्ट्री जो है पावर का यूनिट होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ये देखते ही आपको दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि ये 7वीं 8वीं से पढ़ाया जा रहा है मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में, कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, एक्सेप्शन है, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुरंत देखते ही आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ग्रेफाइट आप करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या दिया हुआ है, पांचवा, अच्छा नहीं 5 क्वेश्चन दिए, सो सॉरी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पांचवा देखिए क्या बोल रहा है आपको, पांचवा देखेंगे क्या बोल रहा है। फिफ्थ वन देखिए क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये आप लोग का स्पेस मिशन वाला जो चैप्टर है उसमें जो है आप लोग को एक सर्कल सर्कल बना के दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट जो है आप लोग को दिया रहेगा। तो उसमें बोल रहा है कि उसका रेंज क्या है, हाइट क्या है। देखिए मीडियम और ऑर्बिट का जो है ना रेंज होता है आपका कुछ 2000 से कुछ 3600 के आसपास समझिंग जो है किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर तक होता है। तो 2000 से देखेंगे 36,000 तक के बीच में कौन आ रहा है, ये 2000 के बीच में आ नहीं रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, और ये आ रहा है 2000 से, लेकिन 36,000 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 25,000 आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि 2000 से 36,000 के रेंज में बैठ रहा है। ये आप लोग चैप्टर में पढ़ा रहेगा ना, तो वहाँ पे लिखा है, ऐसा कुछ ये नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम सिलेबस दिया हुआ है। तो 25,000 किलोमीटर आप लोग को आंसर है, क्लियर है बात। अब यहाँ पे बी में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या दिया हुआ है, बी देखिए क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड ऑड मैन आउट, तो पहला ऑड मैन आउट लिखते कैसे, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। आप लोग को इसमें से ऑड मैन आउट लिखना है, तो सबसे पहले आप लोग को लिखिए क्या, लाउड स्पीकर है ना, लाउड स्पीकर। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इसमें अंडरलाइन करते हैं, लेकिन क्लियरली क्वेश्चन में हमें क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, आप लोग को राइट कर लिखना है, मतलब लिखना है आप लोग को, सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना है। इलेक्ट्रिक मोटर, और ये लिखते लिखते ना देखिए क्या होता है कि ऑड मैन आउट एक ऐसा क्वेश्चन है ना, जब आप उसको लिख रहे हो ना तभी आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए लाउड स्पीकर जो हो गया है ना, माइक्रोफोन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये सब डिवाइसेस है ना, क्या है, ये सब डिवाइसेस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे यूज होते हैं, बराबर। और हमारा जो ये मैग्नेट जो है कोई डिवाइस नहीं है ना। तो एक फैक्टर से मैं लिख सकता हूं कि मेरा ऑड मैन आउट है ना, ऑड मैन आउट, मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेट, क्या लिखूंगा, मेरा मैग्नेट मेरा करेक्ट आंसर है। ये कोई डिवाइस नहीं है, मैग्नेट है ना। नेक्स्ट, कंप्लीट द कोरिलेशन, कोरिलेशन को कंप्लीट करा, देखिए CuI2 है ना, कॉपर आयोडाइड जो है आप लोग का दिया हुआ है ब्राउन कलर का है, तो आपसे कलर पूछ रहा है, सो उसके बदले में आपसे पूछ रहा है AgCl। तो देखिए यहाँ पे नोटिस करना है कि सिल्वर क्लोराइड, क्या, सिल्वर क्लोराइड, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा कलर का, लेकिन आपको एक चीज से हिंट मिल जाएगा, सिल्वर कौन सा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो ये आप लोग का एक हिंट है कि आप लोग लिख सकता है कि सर ये सिल्वर क्लोराइड जो होगा आप लोग का व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। दूसरा हो गया। चलिए तीसरा, मैच द पेयर बोला हुआ है, मैच द पेयर करना है। अब सर मैच द पेयर के लिए क्या हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, जी नहीं, आपको मैच द पेयर बोला हुआ है तो आपको मैच द पेयर करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा, क्या है यहाँ पे सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये पढ़ाते वक्त भी बहुत बार बोला गया है कि भाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन ही अंडरस्टैंडिंग पर्पस में समझोगे ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है बाबू, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के विथ रिस्पेक्ट टू में अदर अदर जो आपके सब्सटेंस है उनका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं। तो यहाँ पे एयर का ही पूछा हुआ है, तो एयर का क्या होगा, जैसे इसमें 3 ऑप्शन दिए, एक 1.33 दिया हुआ है, बराबर, और दूसरा दिया हुआ है बी 1.46 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है आपका
0.003 दिया हुआ है। तो एयर का जैसे मैंने बताया ना 1, क्या 1, एयर का 1 होता है, इसीलिए उसको हम लोग जो है एक कॉमन बेस समझते हैं इस सब्सटेंस को, उसी के विथ रिस्पेक्ट टू में हम लोग अदर सब्सटेंस का निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर का क्या होता है 1.003 होता है। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। अब इसी में देखिए चौथा क्या बोला हुआ है, चौथा क्या बोला हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, सिर्फ स्टेट ट्रू और फॉल्स, नथिंग टू राइट द क्वेश्चन, और हमें वहाँ पे रीराइट करके आंसर भी नहीं बताना है कि भैया ये इसका क्या होगा, ये क्यों है। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चे लोग को मैं 8वीं से पढ़ाने लगता हूँ कि बेसिकली लाइट वाली चैप्टर है। तो लाइट में मैं सबसे पहले बोलता हूँ लाइट बेसिकली है क्या आप लोग का, विबग्योर, विजिबल लाइट। विबग्योर में मैं ये भी बताता हूँ आप लोग का, इसे विबग्योर में लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोग को ये भी समझाता हूँ क्या, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ जो है आप लोग का बढ़ता है। तो विबग्योर का बेसिकली क्या होता है 400 नैनोमीटर से रेड तक का 700 नैनोमीटर तक होता है। कुछ कुछ बुक में 800 नैनोमीटर दिया हुआ है, तो बहुत रिफ्लेक्शन होता है, तो मतलब ये समझ में आता है यहाँ से यहाँ वेवलेंथ बढ़ती है। तो वही लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट क्लोजेस्ट टू 700 नैनोमीटर, जो कि करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रू, क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रू लिखूंगा चौथे में। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास लाइन भी है, जगह भी है, और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए बोर्ड वाले को ना ये सब क्वेश्चन पूछने से ना बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला, राइट द नेम ऑफ स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे सेंट टू द स्पेस थ्रू इसरो इन 2016। बेसिकली ये सब जो चीजें ना साइंस रिलेटेड नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये साइंस रिलेटेड इन द सेंस व्हाट, ये साइंस का हिस्ट्री हो गया है। ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि अब ये कल का ये पूछना चालू कर दे कि न्यूटन जो है लॉज ऑफ मोशन बनाते वक्त जो है कौन से एज का था, वो क्या खा रहा था, क्या पी रहा था, वो सच में इधर था तो उसका क्या नाम है, किसने पहले बनाया। तो ये सारी चीजें जो है ना बोर्ड को क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। स्टिक टू द क्वेश्चन रहना चाहिए कि भाई हम उनसे साइंस का नॉलेज दे रहे हैं, ना कि साइंस की हिस्ट्री का नॉलेज दे रहे हैं। क्लियर है? या तो उसका आप एक अलग सेक्शन रख दो कि साइंस के हिस्ट्री का, तो वहां पे 10-12 मार्क्स जो है आप पूरा उसका क्वेश्चन पूछिए। ये सब इसमें पूछ देता है, बच्चे लोगों को नहीं पता रहता है ये सारी चीजें, है ना। आपने भले लिखा हुआ है, बच्चे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड लोगों को भी समझना चाहिए। तो उसका नाम जो था ना वो सैटेलाइट का, वो कुछ स्वयं था, SWAYAM, स्वयं। स्वयं करके वो जो एक छोटा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट में अपना सैटेलाइट बनाया था और उसको जो है इसरो भेजा गया था। तो स्वयं करके जो है आप लोग का, इसको एपोस्ट्रोफी में आप लिख दीजिए, बेसिकली नाम था। क्लियर है? तो ये पांचों क्वेश्चन को हम लोगों ने बी के सॉल्व कर लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या दिया हुआ है आप लोग को देखते हैं हम लोग। साइंटिफिक रीजन क्या दिया हुआ है, साइंटिफिक रीजन। तो अच्छा होल्ड ऑन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए बराबर। तो ए दे दिया, बी दे दिया है, फिर वापस से ए बी दे रहा है। एक मिनट लेट मी चेक। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो थोड़ा यहाँ पे बोर्ड लोग ने भी ना मिस्टेक किया हुआ है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए होना चाहिए। यहाँ पे 2 जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया। साला तुम ही लोग उनका मार्क्स काट लो, जब उनकी गलती है तो तुम ही लोग उनका मार्क्स काट लो, है ना। उनका मार्क्स जो है तुम ही काट लेने का। अला हम साला क्वेश्चन गलती करेंगे तो तुम पढ़ देना मार्क्स काट लोगे, है ना। और तुम्हारा जब गलती होता है तो उसका क्या है कि नहीं, मार्क्स पूरा देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए है वो, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। साइंटिफिक रीजन है, एनी टू लिखना है। 2-2 मार्क्स के लिए आप लोग को टेक्स्ट बुक के पीछे का ही आता है जनरली। सबसे पहला वाला हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के लिए मतलब आप लोग को जो भी आप लोग को ट्रांसफार्मर रहता है, पोल्स रहते हैं, घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हम लोग कॉपर एल्यूमिनियम वायर ही यूज करते हैं। तो इसका रीजन पूछ रहा है कि क्यों, वाई दिस कोलावेरी डी, क्यों है ये। तो सबसे पहले लिखना है कि कॉपर एल्यूमिनियम ही क्यों। देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मैंने तुरंत कर दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मेरा थोड़ा सा ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है अंग्रेजी में जो है ना। इतना आदमी ये कर चुका है ना कि थोड़ा सा इतना इतना पढ़ चुका हूँ ना अंग्रेजी, PhD हो चुका है मेरा, तो स्पेलिंग जो है ना मिस्टेक हो जाता है। तो आप अगर ऐसा हो गया तो कट कीजिए और वापस लिखिए, है ना। एल्यूमिनियम
कॉपर और एल्यूमिनियम हैव लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला पॉइंट कि कॉपर और एल्यूमिनियम हैव लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर मेटल्स। क्यों है? क्योंकि वो मेटल्स है और मेटल के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। पहला पॉइंट ये लिखना, पहला लिखा, पहले का फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख दिया ये। अब आ गया सेकंड में। सेकंड पॉइंट क्या लिखेगा भाई कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव easily anywhere and कॉपर और एल्यूमिनियम फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके वजह से कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ गुड। देखिए हैंडराइटिंग आप लोग ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर पढ़े तो समझ में आ जाए बस। हैंडराइटिंग का कंपटीशन नहीं है कि एकदम सजाना नहीं है कि आंखें देखते ही चमक जाए, आंख फट जाए आपको एग्जामिनर का। तो हैंडराइटिंग ऐसा लिखिए कि समझ में आ रहा है, पढ़ पा रहे हो, बात खत्म। गुड कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर है ना, समझ में आ रहा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए। ओके है ना। दूसरा पॉइंट हो गया, अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, है ना, तो फिर और क्या कर सकता है ये? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो और क्या कर सकता है कि देयरफॉर इट ऑफर लो रेजिस्टिविटी टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहा है? अब करंट को फ्लो करने के लिए ये लो रेजिस्टिविटी ऑफर करता है, मतलब रुकावट कम पैदा करता है। अब जो रुकावट कम पैदा करेगा वही ना यूज होगा। सो लास्ट पॉइंट में देयरफॉर लिख दीजिएगा। देयरफॉर फॉर इलेक्ट्रिक, 4 पॉइंट इनफ है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। वही वायर क्या होता है? यूज्ड होता है। समझ में? लो रेजिस्टिविटी के वजह से ये जो है कारण इसमें समझ में आता है। अच्छा, हमें 2 बोला है तो मैं आसान आसान चूज करूंगा। लेमन और टमराइंड इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश। उससे अच्छा एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। उससे इजी है तो मैं थर्ड वाला चूज करूंगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला लिख रहा हूं तो मैं थर्ड जो है यहाँ पे मेंशन करूंगा कि थर्ड का लिख रहा हूं। अगर आपने गलती से सेकंड लिख के थर्ड का आंसर लिख रहे हो तो मिस्टेक हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट पॉइंट लिखोगे कि द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होता क्या है? सबसे पहले वो बताओ। एलिमेंट आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ लास्ट शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका वैलेंसी बोलते हैं। अच्छा, मैं लिखते वक्त मुझे पता है कि मेरा हैंडराइटिंग खराब है, ये बात मुझे पता है, तो मैं पेपर को थोड़ा ऐसे लिखूंगा ना कि उसको पता ना चले। देखिए मैंने क्या किया हुआ है, एक ही पॉइंट के बाद एक एक लाइन छोड़े हुए हैं ना। थोड़ा सा देखने में कैसा लग रहा होगा आप लोग को? ये अच्छा लग रहा होगा। अगर मैंने यही थोड़ा सा एक एक पॉइंट नहीं छोड़ा होता तो मेरा हैंडराइटिंग खराब है। ऊपर से मैंने जो है ना डेकोरेशन भी अच्छा नहीं किया। डेकोरेशन इन द सेंस थोड़ा सा मतलब प्रॉपर सही तरीके से उसको रखा नहीं है ना, तो और थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सिंपल तरीके से क्या किया कीजिए कि जब भी आपका हैंडराइटिंग है तो ये सब बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखा कीजिए। ठीक है। अब ये लिखा मैंने कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट आर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल। अब उसके बाद से पॉइंट क्या बनता है कि आप लोग का जो वैलेंसी है कि वही वाला देखिए आप लोग को कि सेम ग्रुप में है तो वही लिखने का। सो
all element in periodic table have same valency as have same group। अब तीसरे पॉइंट में लिखने का, thus इसकी वजह से एलिमेंट belonging to the same group have the same valency। क्वेश्चन उठा के लिख देने का। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल कि ग्रुप वन के एलिमेंट हैव वैलेंसी ऑफ 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट हैव, जगह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, इधर नीचे लिख दीजिए, है ना। आगे पेज है भाई, पेज के लिए आपने पैसा दिया हुआ है, यूज कीजिए। कहाँ तक लिखा है? हैव सेम समझ में आ रहा है ना। हैव सेम वैलेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप 2 का है, दैट इज 2। ओके, तो यहाँ पे आप लोग का दो जो है साइंटिफिक रीजन वाले क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। अभी आप लोग को बी जो है दिख रहा है ना। अच्छा, बी के लिए मैं अगला तो कुछ ये लूंगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी है, तो उसी का बी जो है आगे से मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब बी देखिए, मेरे को क्लियरली क्या मेंशन किया हुआ है कि आंसर द गिवन क्वेश्चन एनी थ्री मुझे कोई भी लिखना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? हाउ डू वी फील अबाउट एयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नीचे दी गए कंडीशन में क्या हम लोग एयर के बारे में फील करेंगे। ये आप लोग का ह्यूमिडिटी वाला जो ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी वाला जो टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है और बहुत आसान है। अब बी से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, एक्सेप्ट आप लोग का साइंटिफिक रीजन छोड़ के, आपको ज्यादा रिटर्न नहीं करना है। आप लोग को सब बहुत कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब देखिए, एनी थ्री बोला हुआ है, तो पहला हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, आसान दिख रहा है ना। तो एयर के बारे में सबसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60। तो ए क्या लिखा हुआ है? पहले का ए क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि रिलेटिव, देखिए इसका आंसर मुझे पता है कि सिंगल लाइन में है ना। तो इसीलिए मैं ये ऑप्शन का जो दिया हुआ है ना, मतलब ए, तो वो मैं लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। मोर देन 60, तो क्या आंसर क्या लिखोगे? आंसर क्या लिखोगे? मोर देन 60 तो क्या रहता है? एयर क्या रहता है? ज्यादा आपका ह्यूमिड हो जाता है। क्या होता है? एयर जो है क्या हो जाता है? ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे मेंशन करेंगे कि सो एयर इज ह्यूमिड हो जाएगा। अब जो आपका बी है, तो बी में क्या करेंगे? रिलेटिव, अगर वही रिलेटिव जो है ह्यूमिडिटी है आप लोग का इज लेस देन 60 होता है। ये आपको टेक्स्ट बुक में है, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक के बाहर से। लेस देन 60%, तो वही जो एयर फील आपको होगा, सो एयर इज ड्राई। हमें एयर कैसा फील होगा? एयर क्या होगा? ड्राई होगा। समझ में आ रहा है? बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। एनी थ्री बोला, दो मार्क्स के लिए हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन दिख रहा है, इससे इजी कुछ नहीं होगा। और ये भी अगेन टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्या? C12H22O11 हीट करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो दो लोग बन रहे हैं, इन्होंने दे दिया। दो लोग क्या बन रहे हैं वो बताना है हमें। तो सिंपल है, एक कार्बन बनता है, याद होना चाहिए, और एक H2O ब्रेकडाउन में होता है, कार्बन और पानी में। अब बैलेंस कीजिए इसको। कार्बन कितना है यहाँ? 12 है, तो यहाँ पे 12 ठोक दीजिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 22 कब बनाएंगे? 11 दूनी 22, और ऑक्सीजन कितना है? 11 है, तो 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
कुछ डाउट? समझ में आया? ये आप लोग का सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पे और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बोला था, कंप्लीट कर दिए हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा देखिए क्या बोला हुआ है हमें, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। ये भी इजी लग रहा है, देखिए ये भी इजी लग रहा है। मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन करना है, पहले वाले चैप्टर से पूछा हुआ है। लेकिन उसके नीचे जाइए, देखिए सैटेलाइट, ये आप लोग आसानी से कॉपी करके पूछ सकता है। और उसके नीचे मेरे को एक और आसान दिख रहा है, 3 बोला है तो मैं 3 देखिए कौन सा चूज कर रहा हूँ, बहुत आसान वाला चूज कर रहा हूँ ताकि मेरा पेपर जो है फटाफट हो पाए, ठीक है। डिफाइंड पीरियड है ना। अच्छा मान लीजिए सर आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना भी है ना, सर ये मास और वेट का आप बता दीजिए, ये बता दीजिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पेपर जब आप लोग लिखते हो तो आपका थिंकिंग क्या होना चाहिए कि चूज द इजीएस्ट, है ना, इजीएस्ट वाला क्वेश्चन चूज करना है। अब ऐसा नहीं कि पीरियड और ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है आपको नहीं पता है, तो वही डिफाइन करना है। सबसे पहले क्या है, डिफिनेशन के लिए ध्यान रखना है। आप लोग डायरेक्टली आंसर लिखना चालू करते हो, जो डिफाइन कर रहे हो उसको आप लोग पहले हेडिंग डालिए, पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या है आप लोग को लिखना है, क्या है पीरियड, है ना, क्या है पीरियड आपके लिए, क्या, द हॉरिजेंटल रो ऑफ पीरियोडिक, द हॉरिजेंटल रो ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड, उसको बोलते हैं पीरियड। ये बहुत बार बहुत आसान क्वेश्चन है इसलिए मैंने चूज किया हुआ है। अब पीरियड में आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। क्या दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू, देयर आर 7 पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब देखिए पीरियोडिक का मैंने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आई मेंशनिंग है तो मैंने आई लगा दिया है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 7 पीरियड होते हैं, लिख दिया आपने। अब बात की है ग्रुप की, तो ग्रुप को आप जो है पहले आप जो है हेडिंग डालिए, क्या पहला लिखिए, क्या ग्रुप क्या होता है, द वर्टिकल कॉलम, द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप, है कि नहीं। अब इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, क्या दूसरा पॉइंट लिखिए, देयर आर 18 ग्रुप, कितने ग्रुप होते हैं इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं। ये सबको पता है इसीलिए सर ने चूज किया है। ये भी इजी है लेकिन इसमें टाइम जाएगा, टेबल बनाओ ये सब चीज करो, लेकिन उसके ऑप्शन में मेरे को ये दिया हुआ है। ये मास और वेट भी इजी है भाई, मास और वेट भी कुछ हार्ड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बहुत बच्चे लोग को आसान लगेगा, ये भी कर सकते हो। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं ये करना चाहूंगा बहुत आसानी से, पीरियड का ज्यादा नहीं है और बेसिक मुझे कंफर्म पॉइंट पता है, कंफर्म। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्या पता भूल सकते हो या इसमें कुछ भूल सकते हो, बट ये कंफर्म पता हुआ है। मुझे 3 बोला था, मैंने 3 कर दिया है, पहला अटेम्प्ट कर दिया, दूसरा अटेम्प्ट कर दिया, पांचवा अटेम्प्ट कर दिया है, क्लियर है बात। तो मैंने 3 बोला था, वापस चेक कर लेता हूं मैं, आंसर द फॉलोइंग एनी 3 बोला था, तो पहला अटेम्प्ट कर दिया, फिर दूसरा अटेम्प्ट कर दिया और पांचवा अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। वापस मैं बोर्ड से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज़ आप जब क्वेश्चन देते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि बच्चों का ना डायरेक्टली जो है पूरे साल भर का मेहनत है, और आप लोग रून मत किया कीजिए। भले आप ऑप्शन दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑप्शन दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत किस बात का, देखिए समझिए आप बात को, मेरे कहने का मतलब क्या है। अब पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आप लोग को न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बराबर। अब ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो न्यूमेरिकल में आप लोगों को स्किप वेलोसिटी निकालने बोला है। अब स्किप वेलोसिटी निकालने बोला है तो स्किप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो स्किप वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या है, 2gm/r। अरे भाई साहब इतने बड़े बड़े नंबर, उसका रूट जो है लॉग टेबल से निकलता है ना, जो कि आप 11th में पढ़ाने के लिए बोलते हैं, और आप लोग बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका रूट जो है आप 10th में निकालिए, और आप उस पर क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गलत चीज है। या तो आप लॉग टेबल
अलाउ कीजिए या लॉग टेबल को सबको बताइए कि भाई लॉग टेबल से करना है। और उतने बच्चे जो है 10th में स्टेट बोर्ड के ना दिमाग उनका ये नहीं रहता, शार्प नहीं रहता कि लॉग टेबल समझ पाए बच्चे। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल से बचिए। आपके पास लेंसेज के न्यूमेरिकल हैं, आपके पास और भी ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें रूट वगैरह ना आए। आप बड़े कैलकुलेशन दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब मत दीजिए, बच्चों को तकलीफ होता है। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन में हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चा देख रहा है और बोलेगा सर जी हमें ये सॉल्व करके बताइए, तो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फर्स्ट वन, वो मैं आप लोग को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ चूज कौन सा करूंगा भाई, इजी वन। एनी 5 बोला है, 3-3 मार्क्स का है, मैं अपना इजी इजी चूज करूंगा एज ए स्टूडेंट। मेरे को हार्ड हार्ड नहीं देखने का है, मेरे को एग्जाम में पेपर लिखने का है, ना कि मस्ती करने का है, ठीक है। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 दिया हुआ है। नाउ आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला डायरेक्ट स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट, क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यहां पे लिखने का द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज कितना है, काउंट कर लीजिए भाई, 2 8 10 और 1 11। सोडियम फेमस नंबर आप लोग का 11 जो है आपका हो गया। एक लाइन छोड़िए, है ना। उसका बी देख लीजिए, बी क्या है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। ग्रुप अभी जस्ट आप लोगों ने उसका रीजन लिखा है ना। ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, अभी सच में रीजन लिखा है ना, एलिमेंट हैव द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी, है ना। तो देखिए वैलेंसी इसका देखिए कितना है, 1 है, तो 1 ही वो ग्रुप में, द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट इज 1, 1 होगा। कौन से ग्रुप में आ रहा है, 1 में आ रहा है। टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग, कौन से पीरियड में, द पीरियड ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का पीरियड इज क्या होगा, एलिमेंट का पीरियड अब कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल। देखिए ये 11th में जाओगे ना, तो अब बहु प्रिंसिपल एक है 1s1 1s2, उसको डिटेल में जो है इस पीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, लेकिन 10th में वो सारी चीजें नहीं है। तो कैसे ढूंढने का, काउंट करिए कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं तो 3 हो जाएगा। नहीं समझे, अरे कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3 आपका पीरियड आ जाएगा। क्लियर है बात, बहुत सिंपल है, हो गया। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, खत्म, स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट। अब आ जाइए सर और भी कुछ लिखना है क्या, नहीं भाई जो पूछा वही नहीं लिखोगे। कितनी बार एग्जाम्पल दिए हैं हम कि व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम में अपना नंबर नाम ही बताओगे, आधार कार्ड पैन कार्ड घर का एड्रेस नहीं ना बताओगे, तो ध्यान रखिए। तीसरा, ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द रे। रे का नाम बताइए, तो रे का नाम देखिए क्या बोला, रे ए बी। तो बहुत सिंपल है, डायग्राम सर ड्रॉ करना है, नहीं भाई, क्या बोला है, ऑब्जर्व द फिगर, फिगर को आप ऑब्जर्व करिए और नेम द रे, रे का नाम बस बताइए। डायग्राम बहुत सारा बच्चा लोग डायग्राम ड्रॉ करने लगता है, बैल है उनको आता नहीं तो क्या करेंगे, डायग्राम है ना ड्रॉ करेंगे, वो डायग्राम ड्रॉ करके कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला। रे ए बी क्या है, कितनी बार आप लोग को ये 9th के बच्चे लोग को मैं पढ़ाते रहता हूं कि ये आप लोग का क्या आ गया, ट्रांसपेरेंट सरफेस, ये आ गया इंसिडेंट रे। तो रे ए बी क्या हो गया आपका, इज इक्वल टू इंसिडेंट रे। फिर कौन सा है, रे सी डी। तो रे सी डी देखिए, एक लाइन छोड़िए, हैंडराइटिंग खराब है मेरा, अच्छे से लिखिए। सीडी देख रहा है आपको डायग्राम में, सीडी क्या है आप लोग का, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, तो सीडी यहाँ पे देखिए ये सीडी है, जेरोक्स थोड़ा सा वो हो गया है। रे सीडी बेसिकली क्या है आप लोग का, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। जो पूछा है वही लिखिए। रे जी एच क्या है, रे जी एच क्या हो जाएगा ये। अब इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और ये जो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये 9th में आप लोग का लाइट वाले चैप्टर में है ये सब भाई, है ना, और 10th में भी है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, तीनों का नाम लिख दिए हैं। हम क्वेश्चन वही चूज करेंगे जो हमारे लिए बहुत आसान होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देख रहा है, वो भी आसान है, इनिशियल आयनिक कंपाउंड, लेकिन उसके नीचे देखिए ना बाबू, उससे ज्यादा आसान है। जो सिंगल हैंडेड आपसे क्वेश्चन पूछे ना उसको चूज कीजिए। इसमें वाई लिखना है, रीजन लिखना है, कम से कम 2-3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद से आप लोग को लिखना है कि भाई उसके दो प्रॉपर्टीज, थोड़ा लिखना पड़ेगा, इजी है, मैं नहीं मना कर रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसके नीचे देखिए मैं चूज कौन सा कर रहा हूँ, तीसरे के बाद चौथा नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली पांचवा कर रहा हूँ। कहाँ कर रहा हूँ पांचवा, देखिए आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो भाई साहब मुझे सिर्फ पांचवे का ए लिखना है, नाम लिखना है, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस
इनटू वाटर लिखा, इज इक्वल टू, कौन सा चेंज है भाई? कॉमन सेंस, फिजिकल चेंज। ये पहले ही चैप्टर में आप लोग को, पहले चैप्टर में नहीं, आप लोगों को कौन से चैप्टर में, पीरियोडिक वाले में, नहीं पीरियोडिक नहीं, केमिकल वाले में, है ना, केमिकल वाले में टेबल बना के दिया हुआ है कि इसमें से बताइए कौन सा वाला फिजिकल है, कौन सा वाला केमिकल है। तो वहीं से क्वेश्चन है। बी देखिए, रिपनिंग ऑफ फूड, है ना, पकना, फ्रूट का पकना जो है। अच्छा, फिजिकल और कॉमन, ये कैसे पता करोगे? तो देखिए, जो रिवर्सिबल है वो फिजिकल है, जो नॉट रिवर्सिबल है, जो आपका एक बार प्रोडक्ट बन गया है वो वापस इनिशियल रिएक्टेड में नहीं ना बन पाएगा, तो वो आप लोग का हो जाएगा केमिकल। अब फ्रूट पक गया तो उसको कच्चा नहीं ना करोगे रे, कैसे कच्चा करेगा? हाँ, केमिकल चेंज होता है वो, ठीक है। मतलब इसको टेम्पररी चेंज बोल सकते हो, इसको परमानेंट चेंज बोल सकते हो केमिकल। मिल्क टर्न इनटू द कर्ड। अब ये भी बताइए, जो दूध है उसको आप दही बना लोगे तो वापस दही से दूध बना लोगे? हाँ, एक बच्चा क्लास में था, बोलता सर हम बना लेंगे। हम बैल जैसा आंसर दिया, मारे उसको बहुत मार, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? केमिकल चेंज। क्या है? केमिकल चेंज, है कि नहीं? चेंज है तो जगह नीचे है, तो जगह नीचे लिखिए, यहाँ पे मत उसको ये कीजिए, अरेंज मत कीजिए, जगह आपके पास पेज बहुत है, ठीक है। डी, डी क्या है? देखिए, इवोपरेशन ऑफ वाटर। तो इवोपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का भाप में बदलना। तो ये क्या है? टेम्पररी ना है, इसको चाहिए तो आप रिवर्स कर सकते हो। तो फिजिकल चेंज। और ये सब क्वेश्चन जो है ना, आप लोग आराम से पूछ भी सकता है किसी से, है ना, हे भाई ये कौन सा चेंजर है, तो सामने वाला इधर उधर बाजू वाला दिखा सकता है कि नहीं। तो डाइजेशन ऑफ फूड, इसीलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, स्टमक में डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा है आपका? केमिकल चेंज है। क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों? एक बार डाइजेस्ट हो जाने के बाद से फिर बोलोगे ए पेट, उसको डाइजेस्ट नहीं करना था रे, उसको वापस लेकर आना था। ये सब नहीं ना होता है, वो सब तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी है कि डाइजेस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, एफ तक दिए हुए हैं, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से सब आधा आधा मार्क्स का दिया हुआ है ना, आधा एक, आधा एक, आधा आधा एक, हाँ 3 मार्क्स का दिया हुआ है, मतलब आधा आधा दिया हुआ हर एक का। तो आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्टेड। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको वो थर्ड वाले चैप्टर में, केमिकल वाले में, उस टेबल में नहीं था, है ना। तो एक आध क्वेश्चन तो बोर्ड वाले को हक है देने का ऐसे। अब ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक, वो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो चैप्टर जो आई थिंक हीट वाला जो चैप्टर है आप लोग का, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट से वैसे मैग्नेट में भी फर्क आता है। तो उसमें था कि आयरन फीलिंग जो है अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द मैग्नेट की तरफ, तो वो बेसिकली मैग्नेट हटा दोगे तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है? फिजिकल चेंज है ना, क्योंकि ये टेम्पररी है ना, फिजिकल चेंज है आप लोग का, ठीक है। तो इसको आप फिजिकल चेंज रखिए, कोई ऐसा परमानेंट चेंज नहीं है, एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। तो देखिए, बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को चूज किया है और सिर्फ आंसर लिखा है। अब आप आगे आएंगे तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, दिख रहा है, विच एलिमेंट हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन अब मैं ये भी चूज नहीं करने वाला हूं, है ना। क्यों? यहाँ पे देखिए, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है वो पहले तो समझना है। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है और अगले क्वेश्चन में मेरे को जो इजी वाला लग रहा है, एज ए स्टूडेंट मेरे को ये वाला इजी लग रहा है कि आइडेंटिफाई करना है और एक एक यूज लिखना है कि इसका काम क्या है। तो सबसे पहले फटाफट मैं ये वाला अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ना कि ये वाला, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 7th वन, ठीक है। तो 7th वन में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ उसी चीज का मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा। 7th वन में कर रहा हूँ, तो 7th वन में आइडेंटिफाई फिगर बोला हुआ है, तो यहाँ पे ए लिखना है। कौन सा फिगर है ये आप लोग को उसी चैप्टर में, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आप लोग को दिखा रहेगा ये। इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज वायर। क्या बोलते हैं? फ्यूज वायर, है ना। अब इसका यूज क्या है? ये फ्यूज वायर हो गया, इसका यूज लिख दीजिए। यूज बेसिकली क्या होगा, ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज अ डिवाइस, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, कोई लंबा चौड़ा पॉइंट नहीं। इट इज अ डिवाइस विच मेल्ट एंड ब्रेक द circuit
व्हेन हाई करंट इज फ्लोइंग। जब हाई करंट एक सर्किट में फ्लो हो रहा है तो इसका काम है मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक करना। खत्म, खेला समाप्त, आगे बढ़िए, है ना। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायग्राम पूछा है, एक यूजेस लिख दिया, बस खत्म हो गया। अब अगला देखिए, अगला उसी में है, उसी उसी से क्वेश्चन उसी चैप्टर से पूछा हुआ है। जो आपका बी वाला जो है, बी वाला क्या है आपको देख के पता चल जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MCB, है ना, MCB, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका यूज लिखिए क्या, ये भी वही काम करता है। इट इज अ डिवाइस विच फॉल्स डाउन। बस ये मेल्ट नहीं होता है, ये बेसिकली जो आपके घर में लगा होगा, ये दिख रहा है ये वाला, जब भी अगर कहीं दिखा कि वायर में जल रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो इसको नीचे कर देते हैं, और जब ठीक हो जाता है तो उसको ऊपर कर देते हैं। तो ये आजकल इनोवेशन में ये अच्छा आ गया है। इट इज अ डिवाइस विच फॉल्स डाउन एंड ब्रेक द सर्किट व्हेन हाई, वही होता है, बस वो इनोवेशन का दिया हुआ है, हाई करंट इज फ्लोइंग। समझ में आ रहा है। सी हो गया क्या, सी को देख के पता चल रहा है क्या है, वो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। अब ये क्या काम करता है, ये इसका यूज लिख दीजिए। लिखने का तरीका देख रहे हैं आप लोग, फ्यूज वायर लिखा, उसके नीचे यूज लिख रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ उसको एग्जामिनर को मार्क्स देना। हाँ, आइडेंटिफाई किया, ठीक है बरोबर है, यूज लिखा, ठीक है बरोबर है, आइडेंटिफाई किया, ठीक है बरोबर है, यूज लिखा, ठीक है बरोबर है, ठीक है। तो यूज क्या है, इट इज अ डिवाइस, ये भी डिवाइस है, पढ़ाते वक्त बहुत बार बताया, बच्चे लोगों को कॉमन सा है। इट इज डिवाइस विच इज used to detect small amount of करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करने के लिए इसका काम होता है। बात खत्म, खेला खत्म हो गया। अब हमने कितना 5 करने बोला था, कितना अटेम्प्ट कर लिया रे, दूसरा किया पहले, तीसरा किया, 1 2 3, और ये चौथा हो गया, एक और बचा हुआ है, ये कर लूंगा मैं, चार्ट बना लूंगा भाई, है ना। वो चार्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इधर अट जाएगा, आपको लग रहा है कि इधर अट जाएगा तो हटाइए, नहीं अटेगा तो पेज पलटिए और वहां पे हटाइए। पेज बहुत है बाबू, दिक्कत पेज का है ही नहीं, है ना। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं कि पेज जो है उनको लगता है कि पेज अटैच करना पड़ेगा, ये सब होगा। अरे भाई आप पेपर को अच्छे से मेंटेन करना सीखिए। तो अब देखिए सिंपल सा तरीका है, अब इससे इजी जो है कंप्लीट द फ्लो चार्ट हो ही नहीं सकता है। ये 8वां प्रश्न है, तो मैं लिखूंगा क्लियरली नीट एंड क्लीन कि 8वां है ये। अब यहाँ पे बनाते रहूंगा। ये आप लोग का जैसे अलजेब्रा ज्योमेट्री में एक्टिविटी बेस्ड रहता है ना, वैसे दिया हुआ है। हर एक डब्बे पे, हर एक बॉक्स पे आपको मार्क्स मिलेगा। हाइड्रोकार्बन है, थोड़ा सा ना इसको पेंसिल वेंसिल से मस्त ऐसा बना बना कर रख लीजिएगा, है ना। तो मैं देखिए क्या करूँगा, सबसे पहले जो है मैं ऐसा दूर दूर जो है सबसे पहले लिखना चालू करता हूँ, बाद में जो है जॉइनिंग है जो है बाद में मार दूंगा मैं। क्या है ये आप लोग का सैचुरेटेड, ठीक है। सर ये क्या मुझे पेंसिल से करना चाहिए, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना, कि आप किससे करना है किससे नहीं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अन लगा देने का, बाकी सब एज इट इज लिखने का, अनसैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड में आ जाता है क्या, अल्केन, है ना। अनसैचुरेटेड में 2 लोग आ जाते हैं, एक आती है अल्कीन और दूसरी आ जाती है अल्काइन। आप समझ रहे हो, अल्केन और अल्काइन। फिर अल्केन वाले में आपका फॉर्मूला बन जाता है CN, जो एज इट इज दिया हुआ, आपको लिखना थोड़ी, आपको थोड़ी पता करना है, दिया हुआ है। और यहाँ पे भी अल्काइन का दिया हुआ है CnH2n-2। और ये मैंने लर्न करता हूँ कैसे बताया था, कार्बन का जो है हाइड्रोजन के लिए 2 मल्टीप्लाई करो, 2 जोड़ दो। अल्कीन में क्या करने का, जितना है कार्बन उतना सिर्फ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ना प्लस करना है ना माइनस करना है। और अल्काइन में 2 माइनस कर लेना है। ये पढ़ाते वक्त जनरली मैंने बताया था। अब यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, मीथेन लिख लीजिए, दुनिया भर को पता है ना। स्टार्टिंग मीथेन से होता है, तो मीथेन लिख लीजिए, प्रोपेन लिखिए, ब्यूटेन लिखिए, डेकेन लिखिए, नोनाइन लिखिए, जो मर्जी वो लिखिए। अब इधर क्या दिया हुआ है, इथीन दिया हुआ है, ठीक है, तो इथीन लिख दिया,
है कि नहीं। फिर उसके बाद से इधर क्या दिया हुआ है पता नहीं है, तो आपको जो मर्जी चाहे वो लिख लीजिए, प्रोपाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपाइन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्केल से फटफट फटफट जो है इसको ज्वाइन कर दूंगा, है ना। स्केल से जो है फटफट फटफट क्या करूँगा, ज्वाइन कर दूंगा, है ना। और जो है डब्बा आपको चाहिए तो डब्बा आप पेंसिल से बना सकते हैं, स्केल से अपना पेन से भी बना सकते हैं, है कि नहीं। ये सब आपके ऊपर है, कोई ऐसा नहीं कि पेन से बनाना है, पेंसिल से बनाना है ना। तो ये आप अपने हिसाब से बनाइए, कोई आपको डांटने वाला नहीं है। कोई बोलोगे सर मार्क्स कटता है क्या, नहीं, अरे भाई मार्क्स जो है आपने जो लिखा है उसमें मिलता है, ठीक है। आपने सही लिखा है और समझ में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है समझ में आना चाहिए, ठीक है। हरे राम, समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो ना बाबू। समझ समझ के जो ना समझे, समझ समझ के समझदार हो ना तो समझ जाओगे, है ना। तो ये सब जो है इसको मस्त ट्री डायग्राम जैसा कर देना है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। वेरी गुड, समझदार बच्चा है आप लोग, है ना। देख रहे हो, एक ही बार लाइन पूरा बना देने का, पहले एक एक डब्बा बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर बाद में इसे हॉरिजॉन्टल करके फिर स्केल से डब्बा बना दो। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ए शाबाश, ए शाबाश, ए शाबाश, ए शाबाश, ए शाबाश, ए शाबाश। ये हो गया आपका जो है बॉक्स, उसमें बना के मस्त सा रेडी कर दिया आपने, जो कि है आप लोग को मस्त जो है आधा 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 करके 6 डब्बा बोला हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो आधा आधा करके सबको मार्क्स मिल जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली जो है लास्ट पेपर खत्म हो रहा है। अब आप टाइमिंग अगर देखोगे तो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, वो बेसिकली 47 मिनट हो रहा है और मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हूँ। आपको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, है ना, फिर भी मैं इतना जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच गया। उसके पीछे रीजन पता है क्या है। एक तो आप बोलोगे सर आप सर हो, आपको आता है, आपने पहले से आंसर देखा होगा, वो सब लाइबल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए तो सही कि आपने मैंने क्वेश्चन जो है किस प्रकार के अटेम्प्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन का अटेम्प्टेड जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करते हो। अब जब ये, अब मत बताइए क्वेश्चन नंबर 4 है, अब मैं ये वाला काहे चूज करूंगा। इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑब्जर्व फिगर करना है, नेम द डिफेक्ट है, स्टेट द रीजन फॉर दिस डिफेक्ट है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, हाउ इज इट करके इसमें समय लग सकता है, ड्रॉ द डायग्राम शो द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, इसमें डायग्राम में बनाने में समय लग सकता है भाईजान। लेकिन मैं ये चूज नहीं करूंगा। उसके नीचे दिख रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये मैं चूज करने वाला हूं। डब्बा भरिए, मार्क्स लेके जाइए। बोर्ड वाले भाई इतना कर रहे हैं और क्या ही चाहिए। तो मैं सेकंड में पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है और सेकंड में चूज करूंगा। तो सबसे पहले मस्त सा डब्बा बनाना है हमें, कंप्लीट द टेबल, टेबल लिखना है ना। 5 मार्क्स का समय, आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा मेरे भाई, 5 मार्क्स जल्दी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्बा जो है सबसे पहले बनाइए, बाद में डब्बे में फिलअप किया जाएगा। कॉमन नेम हो गया, फिर एकदम मस्त सा डब्बा इत्मीनान से बनाइए। और आप लोगों का जो है पेपर जो है 1 घंटे के अंदर जो है आप लोग का हो जाएगा। एक घंटा हो गया, एक सवा एक घंटा हो गया चेक करने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए। बाद में बैठ के जो है आप लोग कॉपी कीजिए, जो नहीं आता पूछिए, जो आता है सबको हेल्प कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ों भी आप लोग कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बराबर। तो अब कॉमन नेम बेसिकली क्या हो गया आपका, जो दिया हुआ है वही ना लिखोगे, इथिलीन CH2। पहले मैं ना डब्बा पूरा फिलअप करूंगा, जो खाली है उसको खाली रखेंगे अपन, ऐसा डैश डैश, ठीक है। और ये है एसिटिलीन, अच्छे से देख के स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जहाँ पे डैश हो वहाँ पे डैश कीजिए, जहाँ पे दिया हुआ है। हर एक डब्बे पे आपको जो है मार्क्स मिलने, वो लोग भी एक एक मार्क्स है, माँ कसम, और क्या चाहिए ज़िंदगी में।
है, और कुछ चाहिए ही नहीं। एक एक मार्क्स दिया हो भाईजान, एक एक मार्क्स, है कि नहीं, आधा आधा भी नहीं है। तो मैं डब्बा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, डायग्राम वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तब जाके इतना जल्दी जो है मैं अटेम्प्ट जो है मतलब मेरा पेपर जो है हो पा रहा है। आप समझिए मेरे बात को, है ना। अगर आप भी एज ए स्टूडेंट हो और आप लिखने बैठेंगे तो गारंटी मैं बोल रहा हूँ, आप जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत आसानी से जल्दी हो जाएगा। बात मानिए मेरी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, फिर उसके बाद से ये डैश डैश, फिर CH3 COCH3, फिर प्रोपेन 2 1, ठीक है। ये मैंने फिलअप कर दिया। अब ये क्या है कि क्या आंसर किया जाएगा। देखिए क्या है, आयुपेक नेम बोला हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब ईथ है, और डबल बॉन्ड है तो इथाइन है, इथीन है, सॉरी इथीन डबल बॉन्ड है ना तो ईन होगा, तो इथीन है कि नहीं, तो हो गया। ये दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है, आयुपेक नेम दिया हुआ, फॉर्मूला बोला इथाइन है, इथाइन मतलब 2 कार्बन, और आइन है मतलब 3 बॉन्ड। ये मैंने पढ़ाते वक्त आप लोग को हिंट दिया हुआ है, क्या, अगर इन रहेगा तो 2 बॉन्ड, एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, आइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब वैलेंसी कर लीजिए, कार्बन की इस वैलेंसी 3 है तो एक ही चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे कितनी है, 3 है तो एक ही चाहिए, हो गया खत्म। एसिडिक एसिड ये दिया हुआ है, आयुपेक नेम है, देखिए कार्बन कितने हैं, 2 है तो 2 लिखिए, और देखिए फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कौन सा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लिखोगे आप लोग, बेसिकली सिंपल है, क्या, इथेनॉइक एसिड, क्या लिखोगे, इथेनॉइक एसिड, है ना, या तो इथेन 1 ऑइक भी लिख सकते हो, इथेन 1 ऑइक भी लिख सकते हो। अब मिथेनॉल दिया हुआ, स्ट्रक्चरल पूछा हुआ है, मिथेनॉल, मीथ मतलब 1 कार्बन, है ना, और तुम्हें पता है क्या, ऑल है मतलब यहाँ पे पक्का ना पक्का क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, आप लोग का काम का चीज बाबू लगा हुआ है ना, तो ये CH3 हो जाएगा, होता तो CH4 है लेकिन एक हाइड्रोजन के पे ये लगा हुआ है, तो CH3-OH लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। अब हो गया प्रोपेन 2 1 हो गया, स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, कॉमन एन पूछा हुआ है, तो देखिए ये 3 जो कार्बन रहते हैं तो उसका कॉमन एन आता है एसीटोन, आता है, क्या आता है, एसीटोन। तो मेरे हिसाब से ना ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ये वाला नाम, है ना, लेकिन लेकिन आपको टेबल में दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में अगर पढ़े रहोगे तो टेबल में दिया हुआ है, बाकी सब तो आसान था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैंने पेपर जो है हार्डली 1 घंटा लिया हुआ है, 52 मिनट्स हो रहा है, और पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब पेपर कंप्लीट होने के बाद सर क्या करना है, सिंपली क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, क्या, क्वेश्चन जो है सबसे पहले चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर चेक करना है हमें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर चेक करना है ना। क्वेश्चन नंबर चेक हो गया, इसका मतलब क्या है कि मैंने सब चीज बराबर लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिख रहा है, 1 का ए, ठीक है, 1 का ए का पहला लिखा है तो डी है, ठीक है, दूसरा लिखा है तो ए है, ठीक है, 0 है, आगे बढ़िए, तीसरा लिखा है ए है, ठीक है, लिखा है मैंने, तीसरा का तीसरा ही लिखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद से चौथा है गुड कंडक्टर है, ठीक है, लिखा है ग्रेफाइट ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से आ जाइए, फिर पांचवा देखिए, पांचवा दिख रहा है आप लोग को, पांचवा जो है, पांचवा जो है आप लोग को पूछा हुआ है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, दिख रहा है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट दिया हुआ है तो 2000 से 36,000 तक होता है, तो 25,000 मेरा करेक्ट है। ऑड मैन आउट दिया हुआ है, ऑड मैन आउट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बी का लिखा हुआ है, ठीक है, पहला लिखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेट है, दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, वाइट है। फिर आ जाइए तीसरा, तीसरा तीसरा जो है, तीसरा एयर है, एयर है, ठीक है। फिर उसके बाद से चौथा ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर पांचवा है स्वयं, ठीक है, पांचवा मेरे को क्वेश्चन नंबर देखना है, बाद में बैठ के इत्मीनान से देखते रहूंगा, समय रहेगा कि क्वेश्चन आंसर सही है कि गलत है। अब दूसरे का, ये दूसरा बोर्ड वाले ने दिया था तो हमने समझा था कि दूसरा है, और एक करेक्ट भी करवा देंगे आप लोग को एग्जाम सेंटर में अगर ऐसा रहा तो। दूसरे का ए है बराबर, दूसरे का ए का पहला लिखा हुआ, ठीक है, 4 पॉइंट लिखा हुआ है। बी का दूसरे का हम लोगों ने, अच्छा नहीं सोची, बी एनी 2 बोला है, ठीक है, तो हमने तीसरा भी लिखा हुआ है ना, तीसरा दिख रहा है ये वैलेंसी वाला, तो तीसरा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए बी में, एनी आपको 3 बोला हुआ है, तो हाउ डू यू फील पहला लिखा हुआ है, ठीक है, बी का पहला लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से दूसरा लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, दूसरा, ठीक है, तो दूसरा मैंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से मैंने तीसरा नहीं लिखा, ठीक है, डायरेक्टली पांचवा लिखा, तो पांचवा बराबर लिखा है, हाँ, पीरियड और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूछा है, ठीक है। मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर चेक करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई, सही लिखा है क्वेश्चन नंबर, गलत लिखा है गेम हो जाएगा उधर ही आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, रीजन बताया हुआ है, डाउट लगा है आप लोग को समझना है, कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करके दे दूंगा आप लोग को, और रूट का ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ये ट्रिक मतलब हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा ना यार, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, थर्ड का ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद से फिफ्थ का मैंने फोर्थ नहीं किया, डायरेक्टली फिफ्थ किया, ठीक है, फिफ्थ किया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से आ जाइए, उसके बाद से मैंने क्या किया, मैंने 6 भी नहीं किया, ओके। मैंने किया 7th वन किया, ठीक है, 7th वन आइडेंटिफाई फिगर दिया, ठीक है, ABC लिख दिया। फिर उसके बाद से मैंने 8th वन किया, ठीक है, 8th वन किया, 8th वन किया है, ठीक है, हाँ सर 8th वन आपने किया हुआ है, ओके बाय, ठीक है। उसके बाद से 8th वन करने के बाद से मैंने फाइनली लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड किया, मैंने सेकंड ही लिखा है। इससे आपका कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन नंबर में आपका मिस्टेक नहीं है। अब उसके बाद से आप ये काम कर सकते हो कि जहां जहां पे आपको लग रहा है कि अंडरलाइन करना है, देखिए अंडरलाइन करने वाला ना बहुत ना घातक चीज होता है। घातक चीज इसलिए बोल रहा हूं मैं कि मान लीजिए कि जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, फुल आपको ऐसा लगे कि भाई मेरा एक 101% करेक्ट है, मुझे एग्जामिनर को वही चीज दिखाना है कि जो देख के मार्क्स दे फटाफट, तो यहां पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। लेकिन आपको जब कंफ्यूजन है तो अंडरलाइन करना मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मालूम पड़ा गलत हो गया और आपने अंडरलाइन किया तो एग्जामिनर को डायरेक्टली हाईलाइट हो जाएगा कि भाई ये तो गलत लिखा है। और देखिए पेपर चेक करते वक्त हम लोग पेपर चेक करता है ना, तो पेपर चेक करते वक्त हम लोग सही चीज नहीं ढूंढता है बाबू, हम लोग गलत चीज ढूंढता है। गलत मिला, मार्क्स काटा, आगे बढ़ा। उसको जरूरत है नहीं जरूरत है, मान लीजिए कि इसमें आपने ये कॉपर का पूछा था, आपने कॉपर का ही बराबर लिखा, लास्ट में एक पॉइंट अनवांटेड लिख दिया, इससे रिलेटेड है नहीं और जो कि गलत हो गया, होशियारी में लिख दिया। तो मैं इधर तक अगर आप लोग लिखता तो मैं फुल मार्क्स देता था। ये इधर लिख दिया, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया है, फालतू लिख दिया हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो वो मैं काट दूंगा, आधा मार्क्स लेके चले जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं थी लेकिन आपने होशियारी में लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि कहाँ पे अंडरलाइन करना है, कहाँ पे नहीं। तो अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंट है तो हाईलाइट कीजिए। समझ में आ रहा है? मेरे पास कॉन्फिडेंट है तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। क्या हैव इधर लिख सकता हूँ मैं, क्या लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैंने हाईलाइट किया, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजिली, है ना। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम यहाँ पे लिख सकता हूं मैं कि ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है। फिर उसके बाद से इट ऑफर मेन है, ये ऑफर क्या करता है, लो रेजिस्टिविटी, तो मैंने समझ में आ रहा है, ये कर दिया। अब इसमें से यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि वो दिखेगा, हाँ लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है, कॉपर एंड गुड, ठीक है, ऑफर लो रेजिस्टिविटी, ठीक है, ठीक है, देयरफॉर ठीक है, फुल मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आप लोग को डाउट है तो आप मत कीजिए। समझ में आ रहा है? अब इसमें वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बराबर है, सही बात कर रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है। ऑल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैव सेम वैलेंसी एज सेम हैज सेम ग्रुप, ठीक है, देयरफॉर लिखा, ठीक है। एग्जाम्पल भी उसने लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 1 लिखा हुआ है, एलिमेंट हैव वैलेंसी ऑफ 1, ग्रुप 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या दी हुई है उसने, सेम वैलेंसी लिखी हुई, दैट इज 2 लिखी हुई। तो ये सब चीज आप अंडरलाइन कर सकते हो। एयर इज ह्यूमिड, ठीक है, एयर इज ह्यूमिड, ठीक है, एयर इज ड्राई, एयर इज ड्राई, ठीक है ना। पीरियड है ना, तो हॉरिजॉन्टल रो है वो उसको अंडरलाइन कीजिए, देयर आर हॉरिजॉन्टल रो है, बस इतना अंडरलाइन करना है। 7th पीरियड है, इंपॉर्टेंट यही है, बाकी सब तो उसके ये वाले हैं। वर्टिकल कॉलम, ठीक है, वर्टिकल कॉलम को कर दीजिए, ठीक है। 18 ग्रुप है, ठीक है, खत्म। समझ में आ रहा है? जब कॉन्फिडेंट है तो कीजिए वरना मत कीजिए। एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, यही आंसर चाहिए, यही आंसर चाहिए, यही आंसर चाहिए। ये सब अंग्रेजी नहीं चाहिए उसको। इंसिडेंट रे चाहिए, कर दीजिए। रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, कर दीजिए। इमर्जेंट रे, कर दीजिए। फिर फिजिकल चेंज चाहिए, कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए। केमिकल चेंज चाहिए, कर दीजिए। और इसमें आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टली आपने लिखा हुआ ना, तो इसमें अंडरलाइन करने की नहीं जरूरत है, बट आपका मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मन का बात तो सुनना जरूरी है ना, तो मन बुरा मान जाएगा, और मन बुरा मान जाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा बेटा। तो अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन कहाँ करना वो भी देखना बहुत जरूरी है, हर जगह अंडरलाइन नहीं करना है। फ्यूज वायर, हाँ, इस पे मार्क्स, जिस पे मार्क्स मिलने वाला है उस पर अंडरलाइन करना है। इट इज अ डिवाइस विच मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट, मतलब मेल्ट, ब्रेक द सर्किट व्हेन हाई करंट फ्लोइंग, है ना, इस पे अंडरलाइन करना है। MCB, इस पे आपको मार्क्स मिलेगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में मिलेगा, है ना। इट विच फॉल्स डाउन एंड ब्रेक द सर्किट हाई करंट फ्लोइंग। गैल्वेनोमीटर पे मार्क्स मिलेगा। डिवाइस पे विच इज यूज्ड पे नहीं, डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, इस पे मार्क्स मिलेगा मेरे भाईजान, इस पे, है ना। तो समझना चाहिए किस पे करना चाहिए। ये सब अंडरलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिंपल सिंपल है, ये सब अंडरलाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी अंडरलाइन है, चाहिए तो बॉक्स बना सकता है। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग का पेपर सॉल्विंग खत्म होता है। अब जब पेपर हो जाता है तो वापस से चेक कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप ट्राई कीजिए, किधर से मिल जाएगा।
पहले अपना पेपर लिखिए, ठीक है। अब ये पेपर को सर अगर अब मैं ज्योमेट्री का लेकर आने वाला हूं, आप लोग को और कुछ ये रहेगा तो बता दीजिएगा। अब पेपर में अगर एग्जामिनर चेक कर रहा है तो किस में मार्क्स देगा किस में नहीं देगा वो चीज मैं दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो यही पेपर को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या पेपर में क्या मिस्टेक एज एग्जामिनर क्या चेक कर पाता है, क्या कर पाता है क्या नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।